नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे हम सुपर टेस्ट लेंगे जिसमें सामाजिक विज्ञान और गणित ये दोनों सब्जेक्ट से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और दोस्तों टेस्ट को पूरी कंसंट्रेशन के साथ दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको टेस्ट देने से आपको पता चलेगा कि हम कितना पढ़ाई करते हैं, हम क्या है। ठीक है, इसलिए पूरी कंसंट्रेशन के साथ दीजिएगा टेस्ट को और कोशिश कीजिएगा कि 20 में 20 हम सही करें। ठीक है, और दोस्तों ये आप कर सकते हैं, 20 में 20 सही आपके अंदर ये क्षमता है। ठीक है, दुनिया में कुछ भी कर पाना दोस्तों असंभव नहीं है। ठीक है, तो फिर आइए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ पंजाब, बी में लिखा है दिल्ली और सी में लिखा है बिहार और डी में लिखा है केरल। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? तो बिहार के प्रति व्यक्ति आय कम है। ठीक है, भारत में, इसको आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए में लिखा हो इंग्लैंड, बी में लिखा है रूस और सी में लिखा हो ऑस्ट्रिया और डी में लिखा है परसा। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है इसमें कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1838, बी में लिखा है 1881 और सी में लिखा हुआ है 1858 और डी में लिखा हुआ है 1911। तो दोस्तों आपको इसमें बताना है कि भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 1881 में पारित हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पीने का बर्तन, बी में लिखा है रूस का सामंत और सी में लिखा है रूस का राजा और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का राजा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1934, बी में लिखा हुआ 1935 और सी में लिखा हुआ 1948 लिखा हुआ है 1948 और डी में लिखा हुआ 1951। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बिहार, बी में लिखा है मध्य प्रदेश, सी में लिखा है उत्तर प्रदेश और डी में लिखा हुआ है उत्तराखंड। तो आपको इसमें बताना है मेरे प्यारे साथियों कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो उत्तराखंड से हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सातवां नंबर, और दोस्तों आपसे हमें टेस्ट लेने का बस एक ही मकसद होता है कि आप अपनी तैयारी को जांचिए। ठीक है, जैसे इसमें हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपसे हम टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आप इसमें 18 क्वेश्चन को सही किए। ठीक है, या मान लीजिए कि 19 क्वेश्चन आप सही किए। ठीक है, तो हम 18 या 19 क्यों सही करें? जब हम पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो 20 में 20 हमारा सही होना चाहिए। तो इस कमी को आप पहचानिए। ठीक है, कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं और इस कमी को धीरे धीरे आप सुधारिए। जब अगला टेस्ट हो तो इस टेस्ट में आप जो गलती किए हैं वो अगला टेस्ट में गलती ना करें। ठीक है, अगर जो ये काम को आप अभी से करते हैं दोस्तों तो आप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा और एग्ज़ाम आते आते तक आप बहुत अच्छा कर पाइएगा। ठीक है, अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है यूरेनियम और बी में लिखा है पेट्रोलियम और सी में लिखा है चूना पत्थर और यहाँ पे डी में लिखा हुआ है कोयला। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर,
और दोस्तों सारा प्रश्न को आपको जवाब पहले खुद से सोचना है, ठीक है। इसके बाद आप हमारे आंसर को देखिए, ठीक है। और 20 में से कितना प्रश्न का आप जवाब बिल्कुल सही देते हैं लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए 8 नंबर प्रश्न कहता है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ई में लिखा हो इंग्लैंड, बी में लिखा है फ्रांसीसी, और सी में लिखा है पुर्तगाली, और डी में लिखा है डच। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गोवा, बी में लिखा है कर्नाटक, सी में लिखा है उड़ीसा, और डी में लिखा हुआ है झारखंड। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर, गैरीबोल्डी पेशे से क्या था। ऑप्शन ई में लिखा हुआ है नाभिक, बी में लिखा हुआ सिपाही, और सी में लिखा हुआ किसान, और डी में लिखा है जमींदार। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि गैरीबोल्डी पेशे से क्या था, तो नाभिक था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ई में लिखा हुआ है 3,0, और बी में लिखा है 0,0, और सी में लिखा है 22,0, और यहाँ पे डी में लिखा हुआ है x,0। तो आपको बताना है इसमें दोस्तों कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0,0 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 12 नंबर, सारा प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक भी प्रश्न आप स्किप ना करें, पूरी कंसंट्रेशन के साथ टेस्ट को दे, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ऑप्शन ई में लिखा है 1, बी में लिखा है 2, और सी में लिखा है 5, और डी में लिखा है अनंत। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनंत खींची जा सकती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर, बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है। देखिए दोस्तों इसको आपको याद कर लेना है, आपको बताते हैं। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है उसमें क्या होता है, फर्स्ट में प्लस कॉमा प्लस होता है, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है, सेकेंड में उसमें क्या होता है, माइनस कॉमा प्लस होता है, ठीक है। और देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है दोस्तों, थर्ड में उसमें माइनस कॉमा माइनस होता है, ठीक है। और देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है, फोर्थ में उसमें प्लस कॉमा माइनस होता है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर माइनस आगे में भी लिखा हुआ है -3, और यहाँ पर -5 लिखा हुआ है। तो देखिए माइनस कॉमा माइनस किस पाद में है, तो थर्ड पाद में, यानी कि तृतीय पाद। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लसा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको ए और बी अभाज्य संख्याएं दिया हुआ है, और कहा है कि ए और बी का लसा है। तो ए और बी अभाज्य संख्याएं पे दिया हुआ है, तो ए और बी का लसा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। कहने का मतलब हमारे यहाँ पर ऑप्शन में सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी, ठीक है। जैसे मान के देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्या ए और बी दिया हुआ था, ठीक है। मान के लिए अभाज्य संख्या आपको 2 और 3 दे दे, ठीक है, और कहे कि 2 और 3 का लसा निकालिए, तब क्या कीजिएगा, 2 × 3 कीजिएगा ना, तो कितना हो जाएगा 6। उसी तरह से हम यहाँ किए कि ए और बी यहाँ पे अभाज्य संख्या दिया हुआ था, तो ए × बी कीजिएगा तो क्या ए बी हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 15 नंबर, 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। बताइए इसका क्या आंसर होगा, पहले बताइए आप। ऑप्शन ए में लिखा है रैखिक बहुपद, बी में लिखा है द्विघात बहुपद, और सी में लिखा है त्रिघात बहुपद, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें बताना है मेरे प्यारे साथियों कि 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो द्विघात बहुपद कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब आपसे पूछेगा कि 1 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो 1 घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। और 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो त्रिघात बहुपद
पद कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। और दोस्तों अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे दोस्तों हमें नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, इसलिए अगर जो आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से रेड बटन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए 16 नंबर प्रश्न कहता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ऑप्शन ई में लिखा हुआ है चाप, और बी में लिखा हुआ है चाप कर्ण, और सी में लिखा है व्यास, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 17 नंबर, साइन 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है। ऑप्शन ई में लिखा है tan ए, बी में लिखा है cos ए, और सी में लिखा है sec ए, और डी में लिखा है cot ए। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि साइन 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है, तो cos ए के बराबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर, आंकड़े 2, 3, 5, 3, 7, 3, 6 का परिसर निकालें। दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे आपको आंकड़े दे दिया गया है और कहा है परिसर निकालें। तो परिसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा कर देते हैं, हमारा परिसर निकल जाता है। ठीक है, देखिए उच्च सीमा, तो उच्च सीमा बोले तो सबसे बड़ा अंक आपको चूज करना है ये आंकड़ा में। तो सबसे बड़ा अंक कौन है, 7 है, आंकड़ा में दिया हुआ, तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे। और माइनस निम्न सीमा यानी कि आंकड़ा में सबसे छोटा अंक को चूज करना है, तो सबसे छोटा इस अंक कौन है, 2 है इसमें, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा कर देंगे, यहाँ से हमको परिसर निकल जाएगा। तो 7 - 2 की जगह कितना आ जाएगा, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं। ऑप्शन ई में लिखा हुआ है भुज, बी में लिखा है कोटि, और सी में लिखा है मूल बिंदु, और डी में लिखा है कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, तो एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज जब आपसे पूछ देगा कि बाई अक्ष को क्या कहते हैं, तो बाई अक्ष को कोटि कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, अभी आपको बताए थे 0,0 होता है, इसको आपको याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर हमारा ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, इसमें पूछा गया है √5 एक संख्या है। ऑप्शन ई में लिखा हुआ है परिमेय, बी में लिखा है अपरिमेय, और सी में लिखा है पूर्णांक, और डी में लिखा हुआ है प्राकृत। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि √5 एक संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, उससे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो √5 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो √5 हमारा एक कैसा संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या हम किससे कहते हैं, तो जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको भी आपको साथ में याद रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों यहाँ पे आपको हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएं, 20 में से कितना प्रश्न का आप जवाब बिल्कुल सही दिए हैं, ईमानदारी पूर्वक से हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइए। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।